रानीगंज शहर में नवनिर्मित श्री श्याम मंदिर में फाल्गुन एकादशी के उपलक्ष्य पर सैकड़ों श्याम भक्तों ने खाटू नरेश को ध्वजा अर्पित किया। प्रातः से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़नी आरंभ हो गई। एक ओर जहां इस अवसर पर श्री सीताराम जी मंदिर से लगभग 50 भक्तों ने निशान यात्रा निकालकर श्याम मंदिर तक पदयात्रा निशान कर अर्पित की। अरे तुम लोग लगाओ, नारा लगाओ जय श्री श्याम का। जय श्री श्याम। सब मुंह बंद करके रखा है। जय श्री श्याम। दूसरी ओर रानीगंज के बंस प्लॉट से मारोदिया परिवार के 30 सदस्यों ने हाथ में खाटू प्रभु के निशान लेकर पदयात्रा कर मंदिर पहुंचकर निशान चढ़ाए। करके मैया तेरी चौखट में लाया, मुआजी बना कर बांकुड़ा के श्याम भक्तों ने 3 दिनों की पैदल यात्रा कर एकादशी के दिन श्री श्याम मंदिर रानीगंज पहुंचकर श्याम ध्वजा अर्पित किए। 151 श्याम भक्तों ने बांकुड़ा से भजन कीर्तन करते पैदल यात्रा करते हुए रानीगंज श्याम मंदिर पहुंचे एवं निशान चढ़ाए। वहीं जामुड़िया के श्री श्याम दीवानी की ओर से हटिया गली स्थित हनुमान मंदिर से रानीगंज श्याम मंदिर के लिए निशान शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुष एवं बच्चे श्याम भक्त के रूप में शामिल हुए। यहां शोभा यात्रा हनुमान मंदिर से निकालकर नंदी मोड़, जामुड़िया ग्राम, अखलपुर, मंडलपुर, शेखपुर, बालनपुर, बीजपुर, रानी शहर, पंजाबी मोड़ होते हुए रानीगंज स्थित श्याम मंदिर पहुंचे। श्याम मंदिर पहुंचने पर जामुड़िया के श्याम भक्तों का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर श्री श्याम बाल मंडल के सचिव पवन केजरीवाल ने बताया कि आज का दिन विशेष महत्व है। मान्यता के अनुसार जिस दिन भगवान श्री कृष्ण से बर्बरिक को श्याम अवतार की प्राप्ति हुई थी वह फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इस लिहाज से हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की एकादशी तिथि इस बार 20 मार्च 2024 को है। अतः खाटू श्याम भगवान का इस दिन जन्मदिन मनाया जा रहा है।
मान्यता है कि उनके दरबार में कभी भी कोई निराश नहीं जाते हैं। इस अवसर पर श्री श्याम मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। वहीं संध्या भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। पश्चिम बंगाल आसनसोल माइथन डिबूढ़ी चेक पोस्ट से माइथन कल्याणेश्वरी मंदिर की ओर से जाने वाली रास्ते में धनबाद से दुमका जाने वाली एक बस ने एक मोटरसाइकिल सवार को बेरहमी से कुचल डाला, जिससे मोटरसाइकिल सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों की अगर माने तो बस और मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर हुई थी। लोगों ने ये भी कहा कि डिबूढ़ी से कल्याणेश्वरी मंदिर जाने वाला सड़क सिंगल रोड है। इसी रास्ते से चाहे वो बड़ी वाहन हो या छोटी वाहन, दोनों इसी रास्ते से गुजरती है, वो भी तेज रफ्तार में। किसी भी वाहन का रफ्तार इस रास्ते में कम नहीं होता है। ऐसे में इस रास्ते से पैदल या फिर मोटरसाइकिल से गुजरने वाले लोगों को अक्सर भय लगा रहता है कि कहीं कोई वो ऐसी बड़ी वाहनों का शिकार न हो जाए। यही कारण है कि आज इस रास्ते में इतनी बड़ी दुर्घटना घटी और बस के चपेट में आकर मोटरसाइकिल सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। लोगों की अगर माने तो मृतक वैसे तो बिहार का रहने वाला था, पर वो कल्याणेश्वरी इलाके में ही एक किराए के मकान में रहता था और डिबूढ़ी चेक पोस्ट पर एक गुमटी चलाता था। लोगों ने युवक का नाम मोहम्मद वारिश शेख बताया है, जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है। फिलहाल पुलिस ने वारिश के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है। साथ ही पुलिस ने बस को अपने कब्जे में ले लिया है। वही इलाके में घटी घटना को लेकर लोगों में गुस्से का माहौल है। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। আসলো বাসটা যাচ্ছিল স্পিড মুখে দিয়ে মেরে পরে স্পট ডেট হয়ে গেছে। কোথাকার কিছু জানা যায় না, ও তো বাইপাসে থাকে, আপনার হয়েছে দোকান করে বেঞ্চিটা থাকে, ওখানে ভাড়া বাড়িতে থাকে কোয়ার্টারে। বাসটা কি আটক হয়েছে? হ্যাঁ, বাসটা আটক করেছে তো পুলিশরা। সামনে ডুবুরিতে রাখানো হয়েছে বাসটা। ওটা ধানবাদ থেকে আসছে দুমকা। কি নাম আপনার? মনোজ দাস। উল্লো এখন একটা ছেলে বাইক নিয়ে যাচ্ছিল, আর ওই একটা বাস যায় যেটা ধানবাদ দুমকা টু, ওর সঙ্গে বেড়ে গেছে, যেটা পড়ে গেছে তারপর ওপরে গাড়িটা চাপিয়ে দিয়েছে। এখানে স্পট ডেট হয়ে গেছে। কোথাকার যে মারা গেছে? সে তো বলছে ভাই লেট ব্যাংকে থাকে, মানে লেট ব্যাংকে থাকে কোয়ার্টার কাছে। ওরা আসল বাড়ি হচ্ছে সারট বিহারের, আর এখানেও থাকে। কম বয়সী ছেলে। বাসটাকে আটক করেছে? হ্যাঁ, বাস আটক হয়েছে, পুলিশ এসছে, বাইকটা এখানে রাখা আছে। কি নাম আপনার? আমার চৌধুরী থেকে। रास्ते में तो बस वाला से एक्सीडेंट हुआ है। क्या नाम था उसका? बारिश से कितना साल का? 18 साल हो गए। कैसे घटना हुआ कुछ मालूम चला? जैसे सुन रहे मोटरसाइकिल से आ रहा था कोई बस वाला से, अगर ओवरटेक में हुआ कि कैसे हुआ तो जानकारी नहीं। अभी कैसा हालत है? सब सुनते हैं स्पोर्ट डेट हुई। क्या नाम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शमशेर से। कहाँ पर रहता था वो? क्या काम करते थे? दुकान में काम करते हैं। वो दुकान आ रहा था, मैं घर से दुकान आ रहा था, घर से दुकान है। उसका बाद एक्सीडेंट हुआ। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल आसनसोल के डिसरगढ़ पुल के पास नाका चेकिंग के दौरान साकतोड़िया पुलिस फाड़ी ने गांजे की एक बड़ी खेप को पकड़ा है। साथ में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस की अगर माने तो तस्कर की इस खेप को उड़ीसा से लाकर बंगाल में खपाने की तैयारी में थे, पर तस्करों के नेटवर्क को ये पता चल गया कि पुलिस को ये भनक पड़ गई है। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कि गांजे का खेप ट्रेन के माध्यम से उड़ीसा से बंगाल लाया जा रहा है, जिसके बाद तस्करों के उस नेटवर्क ने गांजे की खेप को ला रहे अपने सदस्यों को सतर्क कर दिया और ट्रेन से रास्ते में उतर जाने की सलाह दी, जिसके बाद गांजा तस्कर गैंग के सदस्य पुलिस जिले के जयचंडी स्टेशन पर गांजे के खेप लेकर उतर गए और एक ऑटो बुक कर सड़क मार्ग से आसनसोल की तरफ आने लगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा को लेकर पुरुलिया और आसनसोल के सीमावर्ती क्षेत्र डिसरगढ़ पुल के पास हो रही साकतोड़िया पुलिस फाड़ी के द्वारा लगाई गई नाका चेकिंग में गांजा तस्करों का ऑटो बुरी तरह फंस गया। नाका चेकिंग में जब ऑटो की तलाशी ली गई, तलाशी के दौरान ऑटो में 3 बड़े बड़े बैग में भरे गांजे के एक बड़े खेप को पुलिस ने पकड़ लिया। साथ में ऑटो चालक सहित 4 लोगों को पकड़कर थाने ले आई, जहां पकड़े गए लोगों से पुलिस ने मैराथन पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार गांजा का ये खेप लाया कहां से जा रहा था। साथ ही पुलिस ये भी जानने का प्रयास कर रही है कि गांजा की तस्करी के पीछे किन किन लोगों का हाथ है
और इनका तार कहां तक फैला है। वहीं पुलिस ने 4 आरोपियों को आसनसोल कोर्ट में पेश कर 7 दिनों की रिमांड मांगी है। रुको ना, कर दे। क्या था? ऑटो ड्राइवर। क्या था उसमें? क्या था सर, ये लोग जानता है। कहाँ से आ रहा था तुम? हमारे तो जयचंडी से। कहाँ जाना था? नियामतपुर। उसमें हम लोग को भी पता नहीं अंदर में क्या था, लेकिन यहाँ पे जब इंक्वायरी में पकड़ा गया तो पता चला कि उसके अंदर इलीगल सामान था। क्या इलीगल? गांजा बोलते हैं कुछ था उस पर। कितना है इसके बारे में पता नहीं। कितना पैकेट है पता नहीं। तो आप कहाँ से उसको लेके आ रहे हैं? हम लोग गए थे ट्रेन से, हम लोग को स्टेशन था वहाँ से लेकर के नीचे आए। ट्रेन से लेकर के आए थे। कहाँ से? तो सब जगह है अब कहाँ जाना था? इधर स्टेशन पे उतर करके ही आए। क्या नाम है? बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। पश्चिम बर्धमान जिले के कांकसा थाना इलाके के गोपालपुर उत्तरपाड़ा गांव में मंगलवार देर रात स्थानीय एक सूद कारोबारी द्वारा एक तृणमूल कार्यकर्ता की हत्या किए जाने की घटना के बाद उक्त इलाके में रात भर तांडव मचा रहा। हत्या के प्रतिवाद में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने आरोपी के घर पर जमकर तोड़फोड़ चलाया। वही आरोपी के वाहन को आग लगाकर फूंक दिया गया। गांव में उत्तेजना और तनाव बढ़ने की सूचना मिलते ही भारी संख्या में कांकसा थाना पुलिस मौके पर वारदात पहुंचकर परिस्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस के मुताबिक मृत तृणमूल कार्यकर्ता का नाम 27 वर्षीय पवित्र विश्वास है। पवित्र गोपालपुर उत्तरपाड़ा का ही रहने वाला था। हत्या की घटना के बाद बड़ी उत्तेजना और तनाव के बाद स्थिति को संभालने के लिए कांकसा थाने की पुलिस बड़ी संख्या में मौके पर वारदात पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि मंगलवार रात 1:30 बजे के करीब स्थानीय सूद कारोबारी कहे जाने वाले शंभू दास ने पवित्र को उसके घर से बुलाकर ले गया था। इसके बाद किसी कारणवश पवित्र की हत्या कर दी गई। पुलिस का प्राथमिक अनुमान है कि सूद कारोबारियों ने पवित्र को पहले बेरहमी से पीटा और गला घोंटकर मार डाला है। घटना के बाद आरोपी शंभू फरार बताया जा रहा है। कांकसा एसीपी सुमन कुमार जायसवाल ने बताया कि हत्या की जांच शुरू कर दी गई है। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देर रात गंभीर हालत में जब पवित्र को राजबांध के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद देर रात उत्तेजित भीड़ ने सूद कारोबारी शंभू विश्वास के घर पर जमकर तोड़फोड़ चलाया और शंभू के घर पर मौजूद एक 4 पहिया वाहन को आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है। फरार शंभू दास की तलाश शुरू कर दी गई है। मृतक पवित्र विश्वास के मामा सुनील मंडल ने आरोप लगाया कि मंगलवार की देर रात पवित्र ने मुझे फोन कर बचाने के लिए कहा। सुनील का आरोप है कि उन्होंने जाकर देखा तो शंभू दास के घर के बाहर पवित्र का शव पड़ा हुआ था। हालांकि उन्होंने दावा किया कि उन्हें नहीं पता कि शंभू विश्वास के घर और कार पर किसने आग लगाई और तोड़फोड़ की। स्थानीय लोगों ने बताया कि पवित्र तृणमूल कार्यकर्ता थे। सूद के बकाये आदि को लेकर ही शंभू के साथ कुछ नोकझोंक हुई, जिसके बाद शंभू ने पवित्र की हत्या की। पुलिस के मामले की तहकीकात में जुट गई। वही पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुट गई है। घटना के बाद बुधवार सुबह पुलिस ने शव को बरामद कर उसे पोस्टमार्टम हेतु दुर्गापुर महकमा अस्पताल भेज दिया। इस घटना के पीछे असल क्या कारण है, इसे लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। इस मामले में पुलिस ने शंभूदास के परिवार के 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चला रही है। पुलिस सूत्र के अनुसार घटना के पीछे एक और कयास लगाया जा रहा है कि शंभू की पत्नी के साथ पवित्र का कोई संबंध था, जिसके कारण ही ये हत्या की गई है। पुलिस इस एंगल को लेकर भी जांच पड़ताल कर रही है। আপনি কে হন? আমি ওর মামা। আচ্ছা, উনি আমার বোন মানে ওর মা। ছেলের মা? হ্যাঁ। ছেলের নাম কি ছিল? পবিত্র বিশ্বাস। বয়স কত? বয়স এই 26 বছর, 25-26 বছর বয়স হবে। কোনো কিছু পেশার সাথে যুক্ত ছিল কিছু? না। বা রাজনৈতিক কোনো কিছু নয়? কোনো রাজনীতির সাথে? এমনি পার্টির সঙ্গে মিশে যেভাবে মানুষের যায়, পার্টির সঙ্গে ঘুরে করে ওরকম। আচ্ছা।
একটা ছেলেকে এখান থেকে, তার নাম প্রসেনজিৎ দাস, প্রসেনজিৎ বিশ্বাস, তাকে গৌরীদেবী হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পবিত্র বিশ্বাস, তাকে গৌরীদেবী হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। 26 বছর বয়স। সেখানে ও মারা গেছে, ব্রড ডেথ ডাক্তার ডিক্লেয়ার করেছে। কি কারণের জন্য মারা গেছে আমরা এখনো বুঝতে পারিনি, পুলিশের তদন্ত চলছে। সেই ব্যাপার পরিপ্রেক্ষিতে কি হয়েছে না হয়েছে বলে আমরা গ্রামে এসেছি, তখন পুলিশ এখন তদন্ত করছে। তদন্ত হওয়ার পরে সব কিছু জানবো। একটা যে বাড়ির সামনে পাওয়া গেছে তার বাড়িতেও র্যানস্যাক হয়েছে। হ্যাঁ, ঘটনা গ্রামের লোকেরা যেহেতু ডেড বডিটা বলছে যে বাড়ির সামনে ওখানে পড়েছিল, তাদের সন্দেহ তারাই মেরেছে, তার জন্য ওর বাড়িটাকে র্যানস্যাক করেছে গ্রামের লোকেরা। এর পেছনে কি কোনো ভাব বহির্ভূত কোনো সম্পর্ক আছে? সেটা এখন আমরা বুঝতে পারিনি, সেটা তদন্ত চলছে। কারবার আছে বলে অভিযোগ। সেটাও আমরা জানিনি, আপনারা শুনেছেন, আমরা দেখছি তদন্ত করে কি হয়েছে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज के एनएसवी रोड इलाके में जगन्नाथ गार्डन के समीप उमेश काजोड़िया नामक पाम तेल के व्यापारी के कार्यालय में कल रात चोरों ने एक घटना को अंजाम दिया। चोरों ने उनके आवास के नीचे कार्यालय से 20 लाख रुपए नकद पर हाथ साफ कर दिया। घटना के बारे में उमेश काजोरिया ने बताया कि रोज की तरह आज सुबह जब परिवार के सदस्य मंदिर जाने के लिए घर से बाहर निकल रहे थे, पता चला कि घर का मुख्य दरवाज़ा बाहर से बंद है। इस पर उन्हें संदेह हुआ तो वो फौरन अपने घर से सटे अपने कार्यालय पहुंचे तो देखा कि कार्यालय में सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ। घटना बताइए तो। रात को जब देखे सब था, सुबह जब शाम मंदिर जाने के लिए उठे हम तो देखे कि गेट मेरा घर का बाहर से बंद है। तब हमको डाउट हो गई जरूर घर में कोई ढुका हुआ, तभी गेट मेरा बाहर से बंद है। जब आकर अपना ऑफिस में देखते तो सब डोर को सब खुला हुआ है, रुपया होते सब क्या कुछ नहीं। मतलब इस ऑफिस में घुसा है क्या? कितना अनुमान ले गया है? कितना लगभग? 20 प्लस, कितना? 20 लाख प्लस, 20 लाख प्लस। तो यहाँ ऑफिस में पैसा रखते थे क्या? हाँ। तो कोई सीसीटीवी कैमरा या कुछ नहीं है? कुछ है नहीं है, लगाया हुआ है नहीं है आप लोग? आपको लगे कैमरा लगाया हुआ था, खराब था, उन्हें ठीक कराएंगे आज से पड़ा हुआ। कितना दिन पहले कैमरा खराब हुआ था? किसका आदमी है? 4-5 साल पहले। तो आपको किसके ऊपर शक लग रहा है? अनुमान क्या लगा रहे हैं आप? किसी पर भी शक नहीं है। तो कैसे का चोर अंजाम दिया है, क्या सोच रहे हैं? चोर क्या सोच के आया था? ना कैसे ये चोरी को अंजाम कैसे दिया? चोरी लोग लग रहा है घर का छत्ता से ढुका है, ढुक के फिर यहाँ से ढुका ना, कैसे क्या ढुका घर में मालूम नहीं है, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। इतना रुपए आप लोग कैश रखते हैं? कैश का बिजनेस है सारा, कैश डेली बैंक जाता होता है। क्या नाम हुआ आपका? उमेश काजोड़िया। क्या चीज़ का व्यवसाय है आपका? पाम। ऊपर से क्या खुला हुआ था? हाँ, ऊपर गेट खुला हुआ था। पुलिस के पास आपने कंप्लेंट किया है? रानीगंज थाने के आईसी के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी और उन्होंने घटना की जांच शुरू कर दी। इस बारे में रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव मनोज केसरी ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। मनोज जी, आप रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी हैं, लगातार इस तरह की घटना इनके यहाँ लगभग 2 बार घटना हो चुकी है अब तक। क्या प्रतीत हो रहा है आपको यहाँ के कानून व्यवस्था को लेकर? देखिए, सुबह करीब 6:30 बजे उमेश काजोरिया जी का फ़ोन आया कि मेरे यहाँ इस तरह से घटना हो चुकी है, तो मैं चाहता हूँ रानीगंज चेंबर की तरफ से आप चलिए और थाना पे हम लोग अपना कंप्लेन दर्ज कराएंगे। तब उस समय मॉर्निंग वॉक के लिए निकल ही रहे थे, तो मैंने इनके साथ थाना में गया। थाना में उस समय ऑफिसर इंचार्ज जो थे संजीव मिश्रा जी, उन्होंने हमारी कंप्लेन को सुना और बहुत सकारात्मक रूप में उन्होंने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आईसी विकास बाबू को फ़ोन किया। तो उसके बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप घटनास्थल पर पहुँची, हम लोग अपनी टीम को भेज रहे हैं और जो हम लोग का कार्रवाई हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग यहाँ पहुँचने के बाद तुरंत देखा 15-20 मिनट बाद आईसी स्वयं विकास दत्तू साहब अपनी टीम दल बल के साथ यहाँ पर आए। उन्होंने सारी चीज़ की जानकारी ली और प्राइमा फेसी जो उनको इंक्वायरी करना चाहिए था, जो कितना कैश है, कितना बजे आप लोग को आशंका है, किसी पे अगर डाउट है, कोई जो आपका इंटरनल कोई सबोटाज है, उसके लिए स्टाफ का भी है, जो उनके कर्मी है उनका भी नंबर लिया गया है और इसके बारे में कौन जानते थे, मतलब जो उनका प्राइमा फेसी जो इंक्वायरी होता है वो सब किया है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, जितनी आसपास की CCTV कैमरा है सबको खंगाला जाएगा और देखा जाए घटना में यदि टाइमिंग भी हम लोग को पता चल पाए किस समय में ये घटना हुई है, तो उस समय हम लोग अपने सारे चीज़ को एक्टिव करके तलाशी को आगे बढ़ा सकेंगे। और उनका जिस तरह से रवैया हम लोगों ने देखा
तो हम लोग को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इनका जो चोरी हुआ रकम है, जो चोरी हुआ है, उनको बरामद करके इनको वापस लौटाया जाएगा। ये हम लोग की उनसे आशा है और आशा करते हैं सफलतापूर्वक उनको अंजाम दिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज केसरी, सेक्रेटरी रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आयकर विभाग ने पश्चिम बंगाल के बिजली और आवास मंत्री अरूप विश्वास के भाई के घर पर छापा मारा। आयकर विभाग के अधिकारी न्यू अलीपुर स्थित उनके घर की तलाशी ले रहे हैं। घर के बाहर केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक उनके घर के अलावा आयकर विभाग ने ईडन रियल एस्टेट, मल्टीकॉन रियल एस्टेट सहित अन्य जगहों पर भी छापेमारी की। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आयकर विभाग ने कुल 5 जगहों पर छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग के अधिकारियों ने बुधवार सुबह से ही पश्चिम बंगाल के बिजली और आवास मंत्री अरूप विश्वास के छोटे भाई स्वरूप विश्वास के आवास पर बड़े पैमाने पर छापेमारी और तलाशी अभियान शुरू किया। बुधवार की सुबह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस कर्मियों की सुरक्षा में आयकर अधिकारियों की एक टीम दक्षिण कोलकाता के न्यू अलीपुर स्थित स्वरूप विश्वास के आवास पर पहुंची। सूत्रों ने बताया कि विश्वास के आवास के अलावा आयकर अधिकारी दक्षिण कोलकाता में 4 अन्य स्थानों पर भी छापेमारी कर रहे हैं। आयकर अधिकारियों ने छापे और तलाशी अभियान के बारे में कुछ नहीं बताया है। अन्य 4 ठिकानों पर जहां इसी तरह की छापेमारी की जा रही है, उनमें ईडन रियल एस्टेट और मल्टीकॉन रियल एस्टेट नामक 2 संस्थाओं के कार्यालय शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि इन दोनों संस्थाओं के खिलाफ फंड गबन की शिकायतें हैं। हालांकि आयकर अधिकारी इस बात पर चुप्पी साधे हुए हैं कि विश्वास का इन दोनों रियल एस्टेट संस्थाओं से कोई संबंध है या नहीं। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स की टीम विश्वास के आवास पर जाकर वहां विभिन्न दस्तावेजों की जांच कर रही है। राज्य के बिजली मंत्री के भाई के रूप में विश्वास का दक्षिण कोलकाता के टालीगंज से संचालित होने वाले टॉलीवुड पर काफ़ी प्रभाव है, जहां उनके बड़े भाई सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के बोरो एक अंतर्गत वार्ड संख्या 6 जादूडंगा मोड़ के समीप स्थित गजानन लोहा इस्पात कारखाना में स्थानीय बेरोजगार युवकों को नौकरी देने की मांग पर आज सुबह में मंडलपुर ग्राम के सैकड़ों महिलाएं एवं पुरुषों ने इस कारखाना के मुख्य गेट को बंद कर अवस्थान विक्षोभ किया, जिसके कारण इस कारखाना से निकले वाले सभी वाहनों को आवाजाही आज सुबह से ही बंद रही। इसके बारे में जानकारी देते हुए मंडलपुर ग्राम के एक स्थानीय महिला राखी कर्मकर ने PVTV के माध्यम से ये बातें कही। বলছে আমাদের 6 নম্বর ওয়ার্ডে যারা আমরা গ্রামবাসী আছি সেই সমস্ত গ্রামবাসীদের এর আগে 2বার আমাদের ছেলেরা আন্দোলন করেছিল। তো ফ্যাক্টরি ম্যানেজমেন্ট যারা আছেন ওনাদের সঙ্গে বসে এবং প্রশাসন পুলিশ ছিলেন তার সঙ্গে বসে একটা সমঝোতা হয় যে ওয়ার্ডের যে আমাদের 50টি ছেলে নেওয়া হবে তার একটা লিস্ট তালিকা দিতে বলেছিলেন। সেই লিস্ট তালিকা আমরা দিয়েছিলাম। বলা হয়েছিল 10টা করে প্রথমে আমরা 10টা নেব, তারপরে আমরা সেটাকে প্রতি মাসে 2টো 3টে 5টা করে আমরা ছেলেদের নেব। আমাদের 10টা ছেলের ডকুমেন্টস দেওয়া শুরু হয়েছে। কালকে যখন আমাদের ছেলেরা জয়েন করতে আসবে তখন কর্তৃপক্ষ বলে 11টায় আসো, 11টাতে হলো না, বললো 5টায় এসো। 5টায় যখন ফোন করে উনি বলেন যে আমি দেওঘরে আছি। তো আমাদের ছেলেরা বারবার কি ওই 10টি 50টি কাজের জন্য বারবার কি এই করবে? কাজের বাইরে থেকে লোক ঢুকাচ্ছে, অথচ যারা আমাদের 6 নম্বর ওয়ার্ডে পলিউশন, কালি খাবো, ধুলা খাবো, আমাদের ছেলেগুলা মানে কালি ধুলোতে মানুষ হবে থাকবে, আর বাইরে থেকে লোক ঢুকাবো। কালকের কথা আমি বলছি, কাল এইখানে কোনো বিহারি এসে পরে বায়োডাটা দিচ্ছে, অথচ সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাজে ডকুমেন্টস জমা নিয়ে তাকে কার্ড দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। ফুটেজ আমার কাছে আছে, কাল হয়েছে, কালকের ঘটনা। তো যখন এলাকাতে ওরা বাইরে থেকে লোক সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আমরা বাইরের লোক নেবো আর লোকাল নেবো না, তো লোকাল আন্দোলনের মুখে আমরা আছি, বৃহত্তর আন্দোলন আমরা থাকবো। আর আজকে যদি আমাদের যে 20 জন ছেলে নেওয়ার কথা আছে সেইগুলো না নিলে এই আন্দোলন আমাদের দীর্ঘ চলবে। আমাদের 6 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা থেকে আমরা গ্রামবাসী আন্দোলন করেছি। তো আপনি তো নেত্রী হিসাবে আছেন। আমার মণ্ডলপুর 6 নম্বর ওয়ার্ডের উপরে যে গজানন ফ্যাক্টরি বা আরও যারা ফ্যাক্টরিগুলো আছেন, আমাদের গ্রামবাসী, আমি এতদিন আসিনি কারণ আমি জানি যুবকরা নিজেদের কাজ আদায় করে নিতে জানে,
তাদের কাজ তারা নিজেরা আদায় করে নেবে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ যেভাবে ওনাদেরকে হ্যারাসমেন্ট করছে বেকার যুবকদের, বাধ্য হয়ে আজ আমি আমার গ্রামবাসীদের মহিলাদেরকে নিয়ে আমি আসতে বাধ্য হয়েছি। আমার নাম রাখি কর্মকার, 6 নম্বর ওয়ার্ড বাসিন্দা। और इसके पहले भी 2 से 3 बार कर चुका है। और जहाँ तक वो चाकरी के मैटर के लिए है, तो चाकरी के मैटर के लिए हम बोले कि जो ब्लॉक के थ्रू में, ब्लॉक प्रेसिडेंट के थ्रू में हम लोग चाकरी देंगे, लेकिन ये लोग का कहना है कि नहीं, हम लोग को चाकरी देना पड़ेगा, हम कोई पार्टी नहीं मानते हैं। जो विरोध प्रदर्शन में चाकरी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो पार्टी के थ्रू में हम चाकरी देंगे, पार्टी से बाहर नहीं, मान नहीं रहे, पार्टी के थ्रू में नहीं है। हम तो बोलेंगे पार्टी के थ्रू में देंगे, जो एनटीसी का है वो उसके थ्रू में देंगे, लेकिन पूरा प्लांट बंद है, ट्रांसपोर्टिंग बंद है, जिससे कि लाखों रुपए का नुकसान है। अगर लगातार हम ऊपर में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके लिए जो है हम बार बार एक ही चीज़ को आके गेट बंद जाम करना, गेट बंद करना, तो इसका हम लोग के कारखाना के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ही मतलब कि हानि हो रहा है। ठीक है, आप बोल रहे हैं एक पाड़ा हो गया, ग्रामीण हो गया, ग्रामीण के पाड़ा में यदि हम 5 आदमी को दे देंगे तो कल सेकंड पाड़ा आ जाएगा, परसों तीसरा पाड़ा, ऐसे ही करके हम जो भी है एक पार्टी के थ्रू में, जो भी हम लोग का करंट में सरकार है, सरकार जो यूनियन ट्रेड यूनियन है उसके तहत में हम काम देंगे। तो हम उनको भी बोले हैं कि जो आपका ब्लॉक का जो पेपर में है उसके थ्रू में आकर हम देंगे काम। तो अभी तक जो प्रोडक्शन पूरा प्लांट बंद है, मैंने विरोध प्रदर्शन कि जो मेरा कर्मचारी है उसको अंदर घुसने नहीं दे रहा है। मानिए जो मतलब कि उसको अलग ही उसका धंधा है, ठीक है, उसका मतलब कि चाकरी का धंधा नहीं है, उसका कुछ अलग ही धंधा है। अच्छा, इससे पहले चाकरी के लिए जब हम तो वो INTC के जो प्रेसिडेंट है उनके थ्रू में आने के लिए बोले हैं, उनके थ्रू में क्या दिक्कत है? उनके थ्रू क्यों नहीं आ रहा जो राखी कर्मकर? उनके थ्रू आखिर में कहीं न कहीं उसको दिक्कत है, इसलिए नहीं आ रहा है। मैंने निजी कारण है, उसका जो है निजी कारण है। अच्छा, इससे पहले कि स्थानीय टोटल प्लांट के अंदर में 10 किलोमीटर के अंदर में 120 आदमी का चाकरी दे चुके हैं। मैंने आपका मैंने ये बात है जो तृणमूल का जो उनको लेके गया तभी बैठक में आपका परिचय? हेमंत सिंह, प्रशासन का अधिकारी, इनका जान। जामुरिया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। आसनसोल नगर निगम के 43 नंबर वार्ड में रहने वाले शुक्ला दे ने कल अपने ससुराल वालों पर आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ही उन पर अत्याचार किया जाता था। यहाँ तक कि परसों जब उनके पति की मौत हो गई तो उनके पति के शव को भी उनके ससुराल वालों द्वारा उनको लेने नहीं दिया गया। शुक्ला दे ने कहा था कि परसों शाम 6 बजे के आसपास उनको उनकी पत्नी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने अपने पति को खाने के लिए कुछ दिया था। इसके बाद अचानक उनको पता चला है कि शाम 7:30 बजे उनके पति की मौत हो गई। शुक्ला दे का सवाल है कि अचानक 1.5 घंटे के अंदर उनके पति किस तरह से मौत हो सकती है। आज उनके पति के दोनों भाइयों ने भी ये सवाल उठाते हुए शुक्ला दे पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके भाई को खाने में कुछ मिलाकर उनकी हत्या कर दी होगी। उन्होंने उनके भाई की हत्या की निष्पक्ष जांच की मांग की। उनका आरोप है कि शुक्ला दे शादी के बाद से ही अपने ससुराल वालों के साथ गलत बर्ताव करती थी, अपनी सास को नहीं देखती थी, पति के साथ उनके रवैया ठीक नहीं था। मृत व्यक्ति के दोनों भाइयों का कहना है कि वो अपने भाई की मौत की जांच चाहते हैं और उन्हें पूरा संदेह है कि उनके भाई की मौत के पीछे शुक्ला दे यानी कि उनकी भाभी का ही हाथ है। ঘটনাটা হয়েছিল ওনার যেটা আপনাদের মিডিয়া চ্যানেলে আমি দেখতে পেয়েছি, উনি বলেছিলেন যে শুক্লা দে উনি বলেছেন যে ওনার স্বামী সন্ধ্যে 6টার সময় খাইয়ে পাঠিয়েছেন, পরশু দিন, ঠিক আছে। সন্ধ্যে 6টার সময় যে মানুষটাকে খাইয়ে পাঠায় সেই মানুষটা সন্ধ্যে 7:30টায় কী করে মৃত্যু হয়, এটা আমি পূর্ণ তদন্ত চাইছি। এরা এর মধ্যে হয়তো এমন কিছু খাইয়েছে যেটা বিষক্রিয়া হয়েছে, আমার যেটা ধারণা, আমার এটাই হচ্ছে ধারণা যে উনি এই কাজটা করতে পারে। এবং ওনার নামে অনেক এলিগেশন আছে, উনি বলেছেন আমার নেই, যেটা আপনাকে আমি সব দেখিয়েছি, মায়ের উপর অকথ্য অত্যাচার। এর জন্য আমি 84 বছরের বৃদ্ধা মা, 7 বছর থেকে উনি দেখেননি, 7 বছর থেকে স্বামীকে দেখেননি। আজকেও তার মৃত্যু হয়েছে, তার ডেড বডি 84 বছরের বৃদ্ধা মা নিতে এসছে, সে বৃদ্ধা মাকেও তার ডেড বডি দেবে না। তারা বলছে আমরা নিয়ে যাবো, নিজের দায়িত্বে নিয়ে যাবো, নিজের আমরা কোথায় নিয়ে যাবো, কোথায় কী করবো আমরা করবো নিজের। পোস্টমর্টম এখনও হয়নি, কালকে ওরা হতে দেয়নি, আজকে
এরা জবরদস্তি পোস্টমর্টম করাচ্ছে। করিনি, আমি তো পোস্টমর্টম চেয়েছিলাম। আমি তো প্রথম দিন যেদিন তার সন্ধ্যেবেলা আমি ভর্তি করে গেছি, আমি আর দাদা যেদিন ভর্তি করে গেছি সেদিনই আমি বলেছি যে পোস্টমর্টম হবে। আমার এটা ধারণা ছিল, কিন্তু ধারণাটা আমার স্পষ্ট হয়ে গেছে যে উনি নিজের মুখে উনি সেদিনই স্বীকার করেছে আপনাদের মিডিয়াতে যে সন্ধ্যে 6টার সময় উনি খাবার খেয়েছে। সেই মানুষটা 7:30টায় কী করে মৃত্যু হয়? আমারও কোশ্চেন যে সেই মানুষটা 7:30টার সময় কী করে মৃত্যু হয়, তার পূর্ণ তদন্ত চাই। আরেকটা কথা, আমার নাম হচ্ছে ওনার ভাই, আমি হচ্ছে রাজীব দে। তাকে 2018 থেকে টর্চার, মেন্টালি, এবং আমার দাদাকে মেন্টালি টর্চার সব রকমভাবে করেছে এরা। মানে আমার দাদার ওয়াইফ মানে শুক্লা দে, ঠিক আছে, আর এবং মাকে অ্যাটেম্প টু মার্ডার কেস ওর নামে আছে, যেটা আমাদের মহকুমা হসপিটাল থেকে ওনার ব্রেন হ্যামারেজ পর্যন্ত হয়েছে, আজও উনি ভুগছে। তারপরে এই যে রিসেন্ট এই 3-4 দিন ধরে ক্রমাগত হুমকি দিয়ে যাচ্ছে যে তোদের ফাঁসাবো। সেটাই মনে হচ্ছে ক্লিয়ার হচ্ছে। তাই আমরা ওই কথাতে তোমাদের যে চ্যানেল মাধ্যমে বলেছিল সেই কথাতে প্রুফ হয়ে গেল কি ওই কিছু এমন কিছু করেছে যে আমার দাদার তার জন্য মৃত্যু হয়েছে। আমার নাম অমিত দে, আমি হচ্ছে ওর মেজো ভাই, তার ভাই। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। गार्डन रीच में कोलकाता पुलिस आपदा प्रबंधन समूह, डीएमजी, कोलकाता नगर निगम और एनडीआरएफ दड़ा संयुक्त रूप से बचाव अभियान अभी भी चलाया जा रहा है। बारिश के कारण बचाव कार्य करीब 3 घंटे बाद शुरू होगा। अभी भी एक व्यक्ति लापता है जो मलबे में दबा है, इसलिए जोर शोर से राहत और बचाव कार्य चल। बारिश के कारण ऑपरेशन करीब 3 घंटे देरी से शुरू हुआ। बता दें कि 5 मंजिला इमारत ढहने के रविवार रात कई लोग दब गए थे। हादसे में 9 लोग की मौत हो गई थी। इधर मामले में कोलकाता पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार को एक और शख्स को गिरफ्तार किया। बीते दिनों कोलकाता में दक्षिणी बाहरी इलाके में गार्डन रीच क्षेत्र में 5 मंजिला इमारत ढह गई थी। आरोपी की पहचान सरफराज मलिक उर्फ पप्पू के रूप में हुई है, जिसकी जमीन पर इमारत का निर्माण कार्य जारी था। इससे पहले पुलिस ने प्रमोटर को गिरफ्तार किया था, जिसका नाम मोहम्मद वसीम था, जिसे 14 दिनों के लिए पुलिस हिरासत पे भेज दिया गया। চেষ্টা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। त्रिकोण प्रेम के चलते पति ने चलती बस में अपनी पत्नी के प्रेमी की गर्दन पर चाकू मारकर हत्या करने की कोशिश की। उसे रोकने की कोशिश में उसकी पत्नी भी घायल हो गई। बीती रात यह घटना बांकुड़ा के मलेश्वर के पास नेशनल हाईवे 60 पर दुर्गापुर जा रही चलती बस में हुई। दोनों घायलों को बांकुड़ा सम्मिलिनी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार बांकुड़ा के सिमलापाल थाने के अलकधारा गांव निवासी सौरभ सिंह बाबू को 6 साल पहले मालदा के हबीबपुर निवासी नमिता से प्यार हो गया था एवं शादी भी हो गई थी। 3 साल पहले उनकी एक बेटी भी हुई थी। 27 फरवरी को नमिता अपनी 3 साल की बेटी के साथ लापता हो गई। तब नमिता की सास अर्चिता सिंह बाबू ने सिमलपाल थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई और कहा कि मलेश्वर के युवक शेख औरंगजेब ने उनकी बहू नमिता और उनके पति का अपहरण कर उन्हें छुपा दिया है। कल नमिता के पति सौरभ को खास सूत्रों से खबर मिली कि नमिता अपने प्रेमी शेख औरंगजेब के साथ खातरा कोर्ट में सरेंडर करने आई है। तभी से पति सौरभ नमिता का पीछा करने लगा। जब नमिता अपनी बेटी और शेख औरंगजेब के साथ बांकुड़ा के दुर्गापुर के लिए बस में बैठी तो उसके पति सौरभ भी किरानी बांध इलाके में बस में चढ़ गए। इसके बाद सौरभ ने कथित तौर पर चलती बस में औरंगजेब पर चाकू से हमला कर दिया।
उसे रोकने की कोशिश में नमिता भी घायल हो गई। घटना के तुरंत बाद सौरभ बस से उतर गया और रात के अंधेरे में भाग गया। घटना से स्तब्ध चालक ने बस मोड़ी और सीधे बांकुड़ा सदर पुलिस स्टेशन की ओर ले गया। इसी बीच बांकुड़ा सदर थाने की पुलिस बस तक पहुंची और घायलों को बांकुड़ा सम्मिलिनी मेडिकल कॉलेज ले गई। पुलिस ने सौरभ की तलाश शुरू कर दी, लेकिन आरोपी सौरभ अभी भी फरार है। बस चालक रंजीत महतो का कहना है कि अचानक शोरगुल हो रहा था। जब पता चला तो समझ में नहीं आया कि क्या करूं। तुरंत गाड़ी को बांकुड़ा सदर थाने की ओर मोड़ दिया एवं थाने ले गया। জানলেন এটা ঘটনাটা কি হয়েছিল? আমি কি করে জানবো, আমি তো গাড়িটা চালাচ্ছিলাম। হ্যাঁ, আমি তো গাড়িটা চালাচ্ছি, আমি তো কোনো বুঝতেই পারি না। তারপরে ঝামেলা হচ্ছিল, যখন হাল্লাগুল্লা হচ্ছে তখন গাড়িটা ব্রেক করলাম। ব্রেক করার পরে দেখছি যে এটা কোন জায়গায় হয়েছিল ঘটনাটা? ঘটনাটা হয়েছিল এই কেরানীগঞ্জ বাইপাস আর লেখাতড়া ব্রিজের মাঝামাঝি। তারপরে কি করলেন আপনার? তারপরে ওইখান থেকে গাড়িটা ঘুরালাম, ঘুরার পরে থানা নিয়ে আসছিলাম। থানা থেকে ভ্যানটা যাচ্ছিল, আবার ওই ভ্যানটা আমাদের এখানে বললো যে হসপিটাল নিয়ে চলো, হসপিটাল নিয়ে এলাম গাড়িতে। আপনার নাম? রঞ্জিত মাহাতো। আপনি কোন গাড়ি ড্রাইভার? বনলতা। ও বাবা, 3টে গাড়ি আছে। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। बांकुड़ा सम्मिलिनी कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की पहल पर नारी शक्ति फिटनेस दौड़ का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा एवं बांकुड़ा सम्मिलिनी महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के सहयोग में वुमेन फिट टू इंडिया फिट टीम पर नारी शक्ति फिटनेस दौड़ का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि महाविद्यालय की प्रभारी शिक्षक डॉक्टर स्वपन मुखोपाध्याय, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के अधिकारी डॉक्टर सुरजीत मजुमदार, डॉक्टर अरूप कर्मकार, श्रीमती संगीता चट्टोपाध्याय की देखरेख में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में IQA। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी समन्वयक रसायन विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मृण्मय सन्निग्राही, सहायक प्रोफेसर डॉक्टर स्वदेश मंडल, सहायक प्रोफेसर डॉक्टर स्वपनदीप रॉय, लाइब्रेरियन और श्रीदीप कीर्तनया उपस्थित थे। कार्यक्रम में लगभग 50 विद्यार्थियों एवं स्वयं सेवकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में पुरस्कार भी प्रदान किया गया। আজ এইখানে মিনিস্ট্রি অফ স্টেটস অ্যান্ড অ্যাফেয়ার্সের আন্ডারে নেহেরু যুব কেন্দ্র এবং NSS ইউনিটস বাঁকুড়া সম্মিলিনী কলেজের সম্মিলিত উদ্যোগে একটি অনুষ্ঠান হতে চলেছে, যে অনুষ্ঠানটির নাম নারী শক্তি ফিটনেস রান। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা নারী শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাই এবং সেই সঙ্গে একটি বার্তা দিতে চাই যে পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে শুধুমাত্র শিক্ষা দীক্ষা বা জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে নয়, খেলাধুলো ফিজিক্যাল ফিটনেসেও আমরা সমান তালে এগিয়ে চলেছি। এবং এই উদ্দেশ্যে আজকে একটা কম্পিটিশনের আয়োজন করা হয়েছে 500 মিটার্স রান, যেখানে আমরা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে পুরস্কৃত করব। बांकुड़ा से प्रणब कुमार की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। पांडवेश्वर थाना की पुलिस ने बाइक चोरी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ के बाद चोरी की बाइक को बरामद की गई। 24 फरवरी को केंद्रा गांव के मेटल धौरा निवासी विप्लव बावरी की मोटरसाइकिल उनके घर से चोरी हो गई थी। विप्लव बाबू ने पांडवेश्वर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। घटना की जांच के बाद पुलिस ने बीरभूम के कांकरा तला निवासी शेख इशामिल और झारखंड के जामताड़ा थाना क्षेत्र के नाला इलाके से शेख अशरुल नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पुलिस को चोरी की गई एक कार का भी लोकेशन मिल गई। पुलिस ने मंगलवार को बीरभूम कांकरा तला थाना क्षेत्र के हरिक तला इलाके से चोरी हुई बाइक को बरामद कर थाने ले आई। गिरफ्तार दोनों युवकों को बुधवार को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोगों को पूछताछ के लिए दोबारा हिरासत में लेने के लिए आवेदन दिया गया है। কোথায় গেল মানে তখন ভিডিও করে না ওই ফটোটা দিন
ভাই কি হয়েছিল তোমাদের কোথা থেকে ধরে গাড়ি আসতে আসতে চলে ছেড়ে पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पश्चिम बंगाल आसनसोल के डिबूडी चेक पोस्ट से झारखंड मैथन की ओर जा रही मारुति कंपनी की एक इको वैन को मैथन थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान रोका। पुलिस की अगर माने तो वाहन में 2 लोग सवार थे। वाहन के पिछले हिस्सों में बियर की 3 पेटी और अंग्रेजी शराब की महंगी बोतल, वोडका और ब्लैक लेवल की करीब 50 बोतलें जब्त की। पुलिस ने बताया कि शराब की बोतलों को मंगलवार रात करीब 12 बजे बंगाल से झारखंड की ओर ले जाया जा रहा था। तभी सीमा पर तैनात वाहन जांच टीम ने वाहन को रोककर तलाशी लेनी शुरू की, जिसके बाद वाहन से इतनी बड़ी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद की गई। पुलिस ने कहा कि शराब की बोतलों को फिलहाल जब्त कर लिया गया है और वाहन में सवार दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही वाहन भी जब्त कर ली गई है और यह पता लगाया जा रहा है कि अंतर्राज्यीय सीमा के शराब की बोतलों की तस्करी के पीछे किसका हाथ है, साथ ही इनका तार कहां तक फैला है और इनके गेम में और कौन कौन लोग शामिल हैं। हम बताते चले कि मैथन में कल्याणेश्वरी इलाके में 1 वर्ष पहले ही शराब की एक बड़ी अवैध फैक्ट्री का खुलासा हुआ था, जिस फैक्ट्री में 1 करोड़ रुपए के ऊपर का शराब जब्त किया गया था। उस मामले में तृणमूल के कुछ नेताओं के नाम भी सामने आए थे। इसके अलावा कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। ऐसे में पुलिस यह अनुमान लगा रही है कि कहीं वह पुराना अवैध शराब का फैक्ट्री दोबारा चालू तो नहीं हो गया। मैथन कल्याणेश्वरी के रहने वाले शराब माफिया दोबारा सक्रिय तो नहीं हो गए। इन तमाम विषयों पर पुलिस गहमी से जांच कर रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण ये धनबाद के द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुआ था और इसमें चुनाव के मद्देनजर जो हमारा अंतर्राज्यीय ये चेक पोस्ट बनाया गया है, उसमें लगातार हम लोग की बरामदगी होती रही है। आज जो है 19/3/2024 की रात्रि को, मतलब कल की रात जो थी, उसमें जो है एक इको मारुति कंपनी की इको वाहन थे। उसकी तलाशी लेने पर 3 पेटी हेनिकेन बियर है, जिसमें 36 बोतल मिला है और 750 ml का ब्लैक लेवल विस्की 6 बोतल और 6 बोतल एब्सोल्यूट वोडका, उसकी बरामदगी की गई है। वाहन में जो व्यक्ति थे, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मुकेश कुमार और ओम प्रकाश साव। जो कहाँ के रहने वाले थे? मुकेश कुमार रहने वाले हैं हाउसिंग कॉलोनी धनबाद के और ओम प्रकाश साव जो हैं वो सिंहदहा तोपचाची। गाड़ी कहाँ जा रही थी? ये शराब लेकर आ रहे थे बंगाल से, झारखंड की सीमा से। तो झारखंड की सीमा में जो हमारा चेक पोस्ट है मैथन ओपी क्षेत्र अंतर्गत, उसमें कार्य करते हुए बरामद किया गया है और ये जो है उत्पाद विभाग को ये हैंडओवर किए हैं हम लोग केस करने के लिए। गाड़ी झारखंड का है सर बिहार का? गाड़ी झारखंड का नंबर है। ये मारुति कंपनी की इको ये रात्रि का है 19/3/2024 का 11-12 बजे का मामला। क्या आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।